नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी? चलो उपस्थित हो जाओ। गुड। हम्म। ऑप्शनल के अंतर्गत लास्ट 3-4 दिनों से आप मेरे साथ हो। शुरुआती 2 दिनों में तो मैंने केवल पृष्ठभूमि पर चर्चा की, विषय की प्रकृति पर बात की, बट लास्ट क्लास में विशुद्ध रूप से अपने सिलेबस पर चर्चा की थी। और सिलेबस के साथ साथ हम टॉपिक पर आ चुके थे, और इस कक्षा में भी हम टॉपिक पर हैं। और जस्ट वेट लक्ष्मण, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मुझे क्लास कंटिन्यू करनी है क्या? ओके दोस्तों, आप सभी, मेरा अनुमान है कि आप मुझे ठीक से देख पा रहे होंगे एवं सुन पा रहे होंगे। कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, ठीक हूँ, बेटर हूँ। मैं बेटर कंडीशन में हूँ। गुड। ओके, मेडिसिन लिया हूँ, बैक पेन ठीक है, बैक पेन बेटर है, अभी मेडिसिन मैंने लिया है। ओके, जस्ट ठीक है। तो चले, अब हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा कुछ ऐसा मुझे लगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से क्लास डेविएट हुई है। हम लोग पूरे रिदम पर आते हैं और पूरे रिदम के साथ 2 घंटों तक लगातार पढ़ाई करनी है। देखो, एक बात और बता दूं, आपसे तो मेरा गहरा नाता बनना है और बन भी चुका है। बेसिकली बच्चे कई बार ऐसा कहने लगते हैं कि सर ये 2 घंटे में पढ़ते हुए बीच में कुछ जुमले हो जाएं, कुछ चुटकुले हो जाएं, कुछ मोटिवेशन हो जाए, कुछ एटसेट्रा हो जाए। सच कहूँ तो इन तमाम बातों के लिए भी मैं बहुत ही विख्यात और कुख्यात दोनों हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने पीछे कुछ चीज़ों में अपने आप से ये वॉच किया कि 2 घंटे का समय बहुत पर्याप्त नहीं होता मित्रों। इसमें हम आपसे सीधे सिलेबस पर बात कर पाएं और आपके काम की बात कर पाएं, इतना ही बहुत है। इसके अलावा जब भी कहानियों की चर्चा होती है तो हम कहानियों को विषय के साथ जोड़ पाएं, उतना ही बहुत है। तो कहाँ से समय निकालें दोस्तों इन तमाम चीज़ों के लिए कि बाहर से कुछ चुटकुले करें, ये करें, वो करें। आप लोगों को भी कहेंगे कि मोटिवेशन के लिए मैं अलग से यूट्यूब में कुछ लेक्चर्स लूंगा और भी चीज़ें करूंगा, उसमें खूब मोटिवेट होते रहिएगा। बट ये जो 2 घंटे का आपका कॉन्क्रीट टाइम है ना, उसका खूब भरपूर सदुपयोग करना है ना। इसमें किसी भी तरह से न मेरे द्वारा कोताही बरती जाए और न आपके द्वारा इस समय का दुरुपयोग किया जाए। बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ओके, आपने प्रॉपरली अभी तक जो मैसेज मैंने देखा तो ऐसे कोई कमेंट्स में कोई क्वेरी नहीं क्रिएट की है। इसका मतलब है कि अभी जो पीछे पढ़ा है उसमें कोई ऐसी समस्या भी नहीं आई है। ये मानते हुए लगभग 3-4 मिनट का समय हो चुका है, मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, भूगर्भिक समय सारणी है, इसको निर्मित करने के पीछे के आधार क्या रहे हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि चट्टानों की आयु का निर्धारण किया गया और चट्टानों की आयु के निर्धारण के ये तमाम तरीके हैं। इसमें से कॉस्मोलॉजिकल एविडेंस के साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, उन सब की चर्चा मैंने एक एक करके आपके साथ की थी। उन सब की चर्चा दोस्तों की थी, है ना, उन सब की चर्चा की थी। और आज सीधे हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल के निर्माण की स्थिति में आ जाना है। ध्यान रखना, यहां मैं लिख देता हूं, भौगोलिक समय सारणी भी कह सकते हैं इसे, समय सारणी भी कहते हैं, भूगर्भिक समय सारणी भी कह सकते हैं, भौगोलिक इतिहास भी कहा जा सकता है। ये टॉपिक है। तो दोस्तों, आपको अब मैं इस पर थोड़ी सी विशद चर्चा करूंगा। बेसिकली पृथ्वी के उत्पत्ति का जो अनुमान लगाया गया विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर
आधारित होकर तो उस अनुमान को हमने ज्ञात किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 या 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अब तब से लेकर आज तक, तब से लेकर अगर हम चर्चा करें प्रेजेंट तक की बात करें, प्रेजेंट तक के कालखंड को किस प्रकार से व्यक्त किया जाए, उनकी घटनाओं को किस प्रकार से कालखंडों में विभाजित किया जाए, ये विभाजन का कार्य सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने ब्रिटिश द्वीप देखा होगा। सपोज ये ब्रिटेन है दोस्तों, ये ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि 3 देशों से मिलकर ब्रिटेन बना है, जिसमें से इसका उत्तरी देश स्कॉटलैंड कहलाता है, मध्य पश्चिमी देश वेल्स कहलाता है, और ये दक्षिण और पूर्वी देश इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इधर की ओर आयरलैंड द्वीप है, और आयरलैंड द्वीप का ये उत्तर का भाग, जिसे नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं, अगर ये भी ब्रिटेन में मिला दिया जाए तो इसे हम लोग ग्रेट ब्रिटेन के साथ यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। फिर से समझा देता हूं मैं, क्योंकि ये कई बार आज उपयोग में आना है इसलिए बता रहा हूं। बेसिकली जिसे आप ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन नाम से जानते हैं वो 3 देशों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और जब इसमें से ग्रेट ब्रिटेन में आप उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो ये संयुक्त रूप से यूके कहलाने लगता है। तो बेसिकली स्कॉटलैंड में यहाँ पर एक स्थान है, एक नगर है, आज भी है, एडिनबर्ग नामक नगर है। यहाँ पर एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था मित्रों जेम्स हटन। क्या नाम था मित्रों? जेम्स हटन नाम था, जेम्स हटन। इन्होंने क्या किया कि एडिनबर्ग के आसपास के कोस्टल रीजन के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली चट्टानों का अवलोकन आरंभ किया, और उन चट्टानों के अवलोकन के आधार पर एक समय सारणी बनाने का प्रयास करना शुरू किया। तो इस चट्टानों के आधार पर उन्हें क्या ज्ञात हुआ, वह किस निष्कर्ष पर पहुंचे और किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इन्होंने सर्वप्रथम भूगर्भिक समय सारणी निर्माण से पूर्व एक सिद्धांत पारित किया जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म। इस सिद्धांत को अभी समझेंगे क्योंकि शॉर्ट नोट आपसे पूछेगा, जिसे हम लोग एक रूपतावाद का नियम कहते हैं, एक रूपतावाद का नियम कहते हैं। अब ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म, एक रूपतावाद का नियम क्या कहलाता है? इसमें क्या कहना चाहते थे जेम्स हटन बाबू? देखो, शब्द ही है एक रूपता, तो किसमें एक रूपता? तो इन्होंने बताया कि जितनी भी भूगर्भिक क्रियाएं पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, किसमें एक रूपता है? ये कहते हैं भूगर्भिक क्रियाओं में एक रूपता है, भूगर्भिक क्रियाओं में एक रूपता है। कैसे भूगर्भिक क्रियाओं में एक रूपता है? बहुत ही संक्षेप में समझो। देखो, जैसे मान लो कि आज आप क्या देखते हो कि कोई एक पर्वत है, और आज के डेट में अगर कोई नदी निकल रही है तो नदी पर्वत शिखरों से निकलकर हमेशा ही ढाल के अनुरूप घाटी की दिशा में जाती हुई समुद्र में अपना जल विसर्जित करती। आज आपने देखा है, आज आप क्या देख रहे हो? देखो, एक रूपतावाद का सिद्धांत या नियम क्या कहता है, ध्यान से। आज हम देखते हैं कि नदियां पर्वत शिखर से निकलकर घाटी की ओर ढाल की दिशा में प्रवाहित होती हुई या कि घाटियों में जल विसर्जित करती हैं या अंततः समुद्र में जल विसर्जित करती हैं। एक ही उदाहरण लिया हमने, फिर दूसरा उदाहरण भी लूंगा। और जब नदी प्रवाहित हो रही हैं तो प्रवाहित होते हुए पर्वतों के इन ढाल प्रदेशों का निरंतर अपर्दन करती जाती हैं। प्रवाह के क्रम में क्या करती हैं? इन ढाल प्रदेशों का नदियां अपर्दन करती हैं। तो
तो ढाल प्रदेशों का तो अपर्दन हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम घाटियों की बात करें तो यही अपर्दित पदार्थ घाटी में निक्षेपित होते जा रहे हैं। ये चीज हम आज देखते हैं। भूतकाल में क्या घटित हो रहा था ये नहीं देख रहे हैं। आज क्या देखें कि नदियां पर्वत शिखरों से निकलकर घाटियों की ओर जा रही हैं और अपने प्रवाह मार्ग को अपर्दित करती हुई, अपने प्रवाह मार्ग को अपर्दित करती हुई अपर्दित पदार्थों को घाटियों में निक्षेपित करती हैं। तो जेम्स हटन चुपचाप बैठकर विचार करने लगते हैं कि अगर ये आज ऐसा हो रहा है तो क्या भविष्य में भी ऐसा हुआ होगा, सॉरी भविष्य में भी ऐसा ही होगा, या क्या भूतकाल में भी ऐसा ही होगा। तो ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक पृथ्वी के सार्वभौम नियमों की चर्चा करें, प्रकृति के सार्वभौम नियमों की चर्चा करें, तो कभी भी वह बदलते नहीं हैं। प्रकृति के सार्वभौम नियम हमेशा ही एक जैसे थे, एक जैसे हैं, एक जैसे रहेंगे। सूर्य पूर्व में उदय होकर पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से दक्षिण की ओर होता हुआ पश्चिम में जाकर अस्त होता है। आज हम ये देखते हैं तो सूर्य निश्चित रूप से भूतकाल में भी ऐसा ही करता रहा होगा और भविष्य में भी ऐसा ही करेगा। मतलब आज की घटना के आधार पर हम भूत की घटना की एक रूपता को और भविष्य की घटना की एक रूपता का वर्णन कर सकते हैं। नदियां आज ढाल की दिशा में प्रवाहित होती हैं तो ये भूतकाल में भी ढाल की दिशा में ही प्रवाहित होती रही होंगी और भविष्य में भी यह इसी तरह ढाल की दिशा में प्रवाहित होंगी। अर्थात प्रकृति के नियम सार्वभौम हैं। प्रकृति के नियम पूरी तरह से सार्वभौम सत्य हैं जिनमें आज को देखकर भूत एवं भविष्य की कल्पना की जा सकती है। इस नियम या सिद्धांत को ही एक रूपतावाद का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक रूपतावाद का नियम कहा जाता है। इसी के आधार पर इन्होंने एक और नियम का प्रतिपादन किया था कि न आदि का कोई पता न अंत के कोई साक्ष्य हैं। एक और नियम यह प्रतिपादित किया था, देयर इज नो वेस्टीज ऑफ द पास्ट एंड नॉट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर। जैसी बात इन्होंने कही थी। क्या कहा था कि न आदि का कोई पता है, आदि में क्या घटित हुआ था हमें इसके बारे में पता नहीं है, और न अंत में या भविष्य में क्या घटित होगा हमें इसके बारे में भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वर्तमान की भूगर्भिक घटनाओं के आधार पर हम भूत की और भविष्य की दोनों की कल्पना अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि उन सब में अवश्य ही एक रूपता पाई जाती होगी। हां, एक बात इन्होंने जरूर कही कि मैंने एक रूपता की बात तो कही है, लेकिन ऐसा संभव है कि जो प्रक्रियाएं चल रही हों उन प्रक्रियाओं के कार्य दर में अंतर हो। अब इस शब्द को समझो। बिल्कुल नीरज, आपने सही लिखा है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यही वाली बात है। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये लाइन मुझे लिखाना भी है। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ये लाइन भी मैं लिखाऊंगा, यहां तक पहुंचूंगा। पर पहले ध्यान से सुनो। यहां पर इन्होंने अब सॉरी उसके कमेंट्स में नजर चली गई तो मन डेविएट हो गए, पर पढ़ लेते। कुछ ऐसे लिखा, सर मैंने जेम्स हटन के बारे में पढ़ा था बट अब केसेस याद नहीं आ रहा, केसेस याद नहीं आ रहे, ओनली इतना कि वो ब्रिटेन से थे। ओके, जरूरत क्या है कहाँ से थे, कहाँ थे। मैं तो इस घटना को केवल इसलिए यहाँ से जोड़ रहा हूँ क्योंकि इस घटना का संबंध वेल्स से बहुत ज़्यादा है। वेल्स में कैम्ब्रिया नामक चट्टान प्राप्त होगी और वह भूगर्भिक समय सारणी निर्माण का आधार बनेगी। ठीक है, टोटल डिपेंड ऑन इमेजिनेशन। नहीं, ये इमेजिनेशन नहीं था, एविडेंसेस थे जुगनू, ये एविडेंसेस थे। ठीक है, ये एविडेंसेस थे, इमेजिनेशन नहीं था, ध्यान रखना। चलो, इमेजिनेशन नहीं थे, सॉरी क्या था, इसके एविडेंसेस थे, एविडेंसेस पर बात की जाती है। विज्ञान पढ़ रहे हो आप, इमेजिनेशन नहीं पढ़ रहे हो, है ना। जस्ट वेट दोस्तों, जस्ट वेट। एक बार मुझे थोड़ा सा एसी ऑन करना पड़ेगा।
चले आते हैं दोस्तों आए यहाँ से, ध्यान से सुने। चलो कमेंट्स बंद करो दोस्तों, कमेंट्स बंद करो। आपके कमेंट्स लगातार मैं क्यों देखता रहता हूँ, क्योंकि ऑप्शनल में ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, पर आप लोग ना खाम खा के कमेंट्स नहीं करेंगे, आप लोग ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा करेंगे जिससे आपको नुकसान हो। मेरा क्या जाता है मित्रों, ध्यान रखो, अगर शिक्षक डिस्टर्ब करोगे ना शिक्षक को, यह होता है, तो रियलिटी है कि आपको तो पता नहीं चलेगा क्या आपने छोड़ दिया, लेकिन क्या आपके लिए छूट गया, लेकिन शिक्षक को पता होता है कि बहुत कुछ छूट गया है ना। इसीलिए चलो आते हैं फिर से। नहीं अभिषेक, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई फ्लो नहीं टूटा। शक्ति, अब हम लोग फिर से लेते हैं अपनी बातों को। तो उन्होंने क्या देखा कि जो घटनाएं आज घटित हो रही हैं वही घटनाएं पूर्व में भी घटित होती रही होंगी और वही घटनाएं भविष्य में भी घटित होंगी, क्योंकि प्रकृति के नियम सार्वभौम हैं और सार्वभौमिकता में परिवर्तन नहीं आते हैं। हाँ, जहां बात रुकी थी फिर से वहां शुरू करता हूं। इन्होंने ये बात अवश्य कही है कि हाँ, ऐसा अवश्य हो सकता है कि जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के कार्य दर में अंतर रहा हो, कार्य दर में क्या रहा हो, अंतर रहा हो। अब इसकी बात उन्होंने कैसे कही है, अंतर रहा हो, अंतर रहा हो, ठीक है ना। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट की बात तो यहां से प्रूफ ही कर दिया उन्होंने कि आज ही, वर्तमान ही भूतकाल की कुंजी है, कि वर्तमान की भूगर्भिक परिघटनाओं से हम भूतकाल के बारे में जानते हैं और भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं, और उस भूतकाल के बारे में जिसके मैंने कहा ना, देयर इज नो वेस्टीज ऑफ द पास्ट एंड नो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर, उसकी बात करना चाहते हैं। और उसकी बात करते हुए वो क्या कहते हैं कि कार्य दर में ऐसा संभव है कि अंतर रहा हो। अब ये बात कहने का मतलब क्या था, कार्य दर में अंतर की बात इन्होंने ऐसे कही कि देखो, भूपर्पटी में जो निर्माण या विनाश की प्रक्रिया है दो कारकों का परिणामी है। एक अंतर्जात बल है, अंदर की शक्तियां हैं जो पर्वतों का, पठारों का, मैदानों का निर्माण करते हैं। तो एक बाहर की शक्तियां हैं जो कि इन्हीं स्थलाकृतियों का विनाश करते हैं। बहिर्जात शक्तियां विनाशी शक्तियां कहलाती हैं। जैसे अपर्दन हुआ तो पर्वतों का विनाश हो गया, तो निक्षेपण हुआ तो घाटी विनष्ट हो गई, तो विनाश कर दिया। पर्वतों का और घाटियों का निर्माण तो अंतर्जात शक्तियों ने किया, परंतु अपक्षय एवं अपर्दन ने पर्वत एवं घाटियों का अपर्दन एवं निक्षेपण के माध्यम से विनाश कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो शक्तियां हैं उनमें अंतर हो सकता है। जैसे आज किसी स्थान पर जो ज्वालामुखी फटता हुआ हम देख रहे हैं उसमें सक्रियता अधिक है, तो हो सकता है कि भूतकाल में उसमें सक्रियता कम रही हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर पर्वत से निकलने वाली नदी की अपर्दन शक्ति आज कम हो चुकी है, तो ऐसा संभव है कि भूतकाल में इस पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक रही हो तो इसकी अपर्दन शक्ति भी उच्च रही हो, क्योंकि ढाल जितना अधिक होगा, पर्वतों की ऊंचाई जितनी अधिक होगी, नदियों के जल का वेग उतना अधिक होगा और अपर्दन की शक्ति भी उतनी अधिक होगी। परंतु समय के साथ अगर पर्वत अपर्दित हो गए, पर्वतों के ढाल में मंदन आ गया, तो पर्वतों के ढाल के मंद होते ही जलवेग मंद हो गया और जलवेग के मंद होने से जल के अपर्दन की शक्ति कम हो जाती है। तो यह संभव है कि आज जो शक्ति हमें कम दिखाई पड़ रही है तो भूतकाल में वह शक्ति तीव्र रही हो। या दूसरा भी पक्ष हो सकता है कि भूतकाल में जो शक्तियां मंद रही हो, आज पुनर्युवन की घटना के कारण, पर्वतों के पुनरुत्थान के कारण फिर से तीव्र हो सकी हैं। तो कार्य दर में अंतर हो सकता है, लेकिन प्रक्रियाएं हमेशा
एक जैसी रहेंगी, जिसके आधार पर हम भूत एवं भविष्य का हम अनुमान लगा सकते हैं। और इस पर आधारित, ये अनुमान कैलकुलेटेड अनुमान था, ध्यान रखना, इस पर आधारित भूगर्भिक समय सारणी का इन्होंने निर्माण किया, जिसमें जॉन प्लेफेयर तथा चार्ल्स लॉयल महोदय ने संशोधन भी प्रस्तुत किए और समर्थन भी प्रस्तुत किया है। मित्रों, इसी बात को आपको यहां पर आज मैं लिखाना चाहूंगा। तो सभी के सभी लोग लिखेंगे कि भौगोलिक समय सारणी निर्माण का कार्य स्कॉटिश विद्वान जेम्स हटन महोदय ने 1788 में किया था। 1788 में किया था, 1788 में किया था, 1788 में किया था, जिसे जॉन प्लेफेयर एवं चार्ल्स लॉयल द्वारा पुनर्संशोधित कर सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। पूर्ण विराम। अभिषेक ने कहा सर हेडिंग बता दीजिए। हेडिंग है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। भूगर्भिक लिखा तो था पीछे। तो आपने अभी केवल नाम लिखा कि जेम्स हटन ने 1788 में इसे निर्मित करने का प्रयास किया था, जिसका पुनर्संशोधित संस्करण जॉन प्लेफेयर एवं चार्ल्स लॉयल महोदय ने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया था। पर किस पर आधारित था? पूर्ण विराम लगाएं और पूर्ण विराम लगाने के बाद लिखें कि यह कार्य एक रूपतावाद के नियम पर आधारित था। लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म आधारित था, जिसका अर्थ है इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, जिसका अर्थ है इन्वर्टेड कामा में प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ? तो इन्वर्टेड कामा क्लोज करके हिंदी में लिखेंगे वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूत की कुंजी है, अर्थात जो भूभौतिक प्रक्रियाएं व नियम वर्तमान समय में क्रियाशील है, वही नियम
वही नियम एवं प्रक्रियाएं, वही नियम एवं प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक कालखंड में, समस्त भूवैज्ञानिक कालखंड में क्रियाशील रहे हैं, क्रियाशील रहे हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि, नहीं है कि उनकी तीव्रता एवं गहनता, उनकी तीव्रता एवं गहनता गहनता हमेशा एक जैसी रही हो, हमेशा एक जैसी रही हो। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगाएं। लेकिन जेम्स हटन ने पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में, पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में यह भी मत प्रकट किया कि, यह भी मत प्रकट किया कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कि न आदि का कोई लक्षण है, न आदि का कोई लक्षण है, लक्षण है, न भविष्य की कोई आशा, न भविष्य की कोई आशा, न भविष्य की कोई आशा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अर्थात वर्तमान के आधार पर ही, वर्तमान के आधार पर ही भूत एवं भविष्य की चर्चाएं, भूत एवं भविष्य की चर्चाएं संभव हैं, संभव हैं। दो बातें हुई लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म के अंतर्गत, दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो पीछे हमारे बच्चे ने एक ने लिखा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है, भूत की कुंजी है, कुंजी मतलब चाबी, चाबी है, कुंजी है। वर्तमान के आधार पर ही भूत का जो बंद ताला है उसे हम खोलते हैं। तो दूसरा है न आदि का, इसे कई भाषा में लिख सकते हैं, कई प्रकार से लिख सकते हैं। न आदि का, यहां न शब्द लिखेंगे, न आदि का, आदि का कोई पता, यही लिख दो, न आदि का कोई पता, न अंत का, न आदि का कोई पता, न अंत का, न अंत या भविष्य, भविष्य की कोई आशा, कोई आशा। इस तरह से इस पर, इन दो बातों पर पूरा का पूरा सिद्धांत इनका टिका होता है। अब जहां तक है पूरी क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी। कभी भी पूछा जाए व्हाट इज लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म, तो आप यहीं से लिखेंगे कि यह जो सिद्धांत है जेम्स हटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसका अर्थ है वर्तमान भूत की कुंजी है। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, है ना। अब इसका अर्थ क्या है आप लिखेंगे, इसका अर्थ है कि जो भूगर्भिक प्रक्रियाएं स्थल रूपों के निर्माण तथा विनाश क्रम में आज क्रियाशील हैं, वह भूतकाल में भी क्रियाशील रही होंगी तथा भविष्य में भी क्रियाशील रहेंगी। हां, अंतर इस बात को लेकर अवश्य हो सकता है कि उनके कार्य दर में समय के साथ अंतर आ जाता हो। उदाहरण देकर आप लिख देंगे कि जैसे नदियां पर्वत शिखरों से निकलकर, जैसे नदियां पर्वत शिखरों से निकलकर घाटियों या सागर की ओर जाती हैं तथा इस क्रम में वह निरंतर
पर्वत ढाल प्रदेशों का अपरदन करती हैं, जबकि घाटियों में निक्षेपण करती हैं। तो यह कार्य भविष्य में भी रहा होगा, और यह कार्य भूतकाल में भी रहा होगा, और यही कार्य भविष्य में भी रहेगा। इस प्रकार से आप इसकी चर्चा कर देंगे। ठीक है ना? ओके, बस मित्रों इतना ही ध्यान रखें। तो ये बात यहीं पर समाप्त होती है। फिर पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करके लिखेंगे इनके अनुसार, पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे इनके अनुसार पृथ्वी के कुल आयु की गणना का वर्णन हम मुख्य रूप से 4 भागों में कर सकते हैं, या करते हैं। नंबर वन ईऑन में ए शब्द हटा भी सकते हैं और ईऑन लिख सकते हैं, ईऑन। तो नंबर 2 एरा। तो नंबर 3 में 2 शब्द एक साथ पैरेलल प्रयोग होते हैं। एक शब्द तो पीरियड प्रयोग होता है, और इसी के लिए शब्द एक प्रयोग होता है इपोक। और इसके बाद का जो शब्दावली आता है वो आता है एज, और एज के लिए ही शब्द एक प्रयोग होता है क्रॉन्स। इसके लिए ही शब्द ये प्रयोग होता है। तो लिखेंगे नंबर 1 ईऑन, नंबर 2 एरा, नंबर 3 पीरियड या इपोक, तो नंबर 4 एज या क्रॉन्स। हिंदी में अगर इसे लिखेंगे आप तो आप लिखते जाएंगे ऐसा ही करके। इसे हम क्या कहते हैं? इसे तो महाकल्प कहेंगे। महाकल्पों को विभाजित हम किस में करते हैं? कल्प में करते हैं। कल्प किस में विभाजित होता है? कल्प युग में विभाजित होता है। और युग किस में विभाजित होता है? युग शक में विभाजित होता है। देखो, लिटरल ट्रांसलेशन कभी भी मत करिएगा। लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग जनरली एरा को जो बोलते हैं, एरा का ट्रांसलेशन जो करते हैं तो युग के रूप में करते हैं। बट यहां एरा का मतलब क्या हो रहा है? कल्प हो रहा है। एरा का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? कल्प हो रहा है। तो इतने भागों में बांटेंगे। ये ठीक इसी प्रकार से है कि जैसे किसी घटना की आप चर्चा करें। उदाहरण स्वरूप मेरे उम्र की बात अगर आप करें तो मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं आपकी उम्र की बात अगर बताना चाहता हूं कि मेरा अमुक विद्यार्थी है, इसकी आयु अभी 20 वर्ष 8 महीने 3 सप्ताह 2 दिन की हो चुकी है। मैं सपोज आपके बारे में ऐसा बताता हूं कि मेरा ये विद्यार्थी जो सिविल्स की प्रिपरेशन करता है, इसकी आयु 20 वर्ष 8 महीने 3 सप्ताह 2 दिन, अमुक कुछ भी बता सकता हूं जैसे आपकी आयु है। तो मैंने इसे भी बांटा, तो 4 भागों में बांटकर सबको समझाया। क्यों? क्योंकि आपकी आयु जब 21 वर्ष पूरी होगी तब आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैंने आपकी आयु को 4 भागों में प्रॉपरली बांटते हुए लोगों को बताया। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी में घटित होने वाली किसी भी घटना को हम इन 4 वर्गों में विभाजित करके, कालखंड के संदर्भ में इन 4 वर्गों में विभाजित करके देखते। इतनी बात आपने लिख लिखा। फिर डैश देकर लिखेंगे कि पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड से लेकर वर्तमान तक की काल अवधि को अब काल अवधि को लिख दिया। अब उसके बाद आप थोड़ी से रुकेंगे और समझेंगे। काल अवधि को यहां पर विद्वानों में, क्योंकि 3 लोग हो गए, 3 लोग में पहले जेम्स हटन हो गए, जॉन प्लेफेयर हो गए और चार्ल्स लॉयल महोदय हो गए। तीनों ने वर्णन अलग अलग तरीके से किया। अब उन तीनों के वर्णन के आधार पर जो कॉन्क्रीट बात है मैं वो लिखाना चाहूंगा आपको, पर पहले आप लिखेंगे नहीं,
पहले आप लिखेंगे नहीं कि को क्या किया, ध्यान से समझना। यहां पर बेसिकली हम लोग आमतौर पर पढ़ते हैं कि 2 महाकल्पों में इस पूरे कालखंड को बांट दिया गया। अभी आप कुछ भी मत लिखना, 2 महाकल्पों में बांट दिया गया। और वो 2 महाकल्प कौन कौन से हैं? एक को कह देते हैं हम प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कह देते हैं, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कह देते हैं। तो दूसरे को हम पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प कह देते हैं, पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प कह देते हैं। अर्थात पृथ्वी की कुल आयु 2 महाकल्पों में विभाजित है। पर सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, आज हम यहां पर कुछ और चर्चा करेंगे। पृथ्वी की कुल आयु को, ध्यान से सुने, पृथ्वी की कुल आयु को महाकल्पों के संदर्भ में हम 4 महाकल्पों में बांटते हैं। कितने महाकल्पों में बांटते हैं? हम 4 महाकल्पों में बांटते। कुछ भी मत लिखना, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। 4 महाकल्पों में बांटते हैं। जीएस में जो पढ़ा है यहां थोड़ी सी भिन्नता दे रहा हूं आपको। पहला जो महाकल्प है वो एजोइक है, एजोइक है, जिसे हम हैडियन इयॉन के नाम से जानते हैं। एजोइक है, ए का मतलब है रहित, जोइक का मतलब है जीवन। एजोइक का मतलब जीवन रहित महाकल्प, जिसमें पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था, उसे ही हम हैडियन इयॉन या हैडियन महाकल्प के नाम से जानते हैं। पहले नाम लिख देता हूं, फिर आयु भी लिख दूंगा। इसके बाद का आता है आर्कियन महाकल्प, जिसमें आर्कियन प्रकार का जीवन पाया जाता था, इसीलिए इसे आर्कियोजोइक कहा जाता है। आर्कियोजोइक महाकल्प कहते हैं। आर्कियोजोइक महाकल्प आया। और इसके बाद, ये तो आप सबने याद ही किया है, प्रोटेरोजोइक कहते हैं, प्रोटेरोजोइक महाकल्प कहलाता है। तो लास्ट कहलाता है मित्रों फैनरेजोइक। क्या कहलाता है? फैनरेजोइक महाकल्प। कितने महाकल्प हो गए? 4 हो गए। देखो, अब आप में से एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये मुझसे बोलेगा सर ये सब हिंदी में लिखिए। ना मुझे हिंदी में लिखना है, ना आपको हिंदी में लिखना है। सभी इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो। आप लोगों के अंदर यूपीएससी की तैयारी के दौरान कई शिक्षकों के द्वारा और कोचिंग संस्थानों के द्वारा एक मिसकॉन्सेप्शंस पैदा कर दिया गया है और एक मिथ पैदा कर दिया गया है मस्तिष्क में कि अगर आपकी भाषा हिंदी माध्यम की है तो आपको अंग्रेजी के शब्द प्रयोग नहीं करने हैं। मित्रों, मैं प्रमाण से बताता हूं और यह भी बता दूं कि अब जिन लोगों के लिए नाम नहीं ले सकता तो मैं कैसे ले लूं। मित्रों, बहुत बड़ा बंधन है। जो यूपीएससी में प्रॉपरली कॉपी चेकिंग बॉडी में होते हैं, मैं उनकी बातों को बताता हूं कि अगर आपने जटिल शब्द हिंदी के लिख दिए, टेक्निकल शब्द हिंदी के लिख दिए, तो आपका नंबर कट जाएगा, आपका मार्क्स कट जाएगा। मित्रों, पक्का पक्का आपका नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको समझ में, फ्लो में समझ में नहीं आता, कभी भी फ्लो में समझ में नहीं आता। वो जितने भी व्यक्ति बैठे हैं और कॉपी आपकी चेक कर रहे हैं, सच में सबका बेस पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम का है। हिंदी मीडियम तो जुम्मे से मुश्किल से ही पढ़ पाते हैं। तो आपको प्रत्येक टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में लिखना है। वैसे भी ये टॉपिक आपसे अब मेंस में पूछने वाला नहीं है, ये याद करने का, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है सारा का सारा मेंस में। ये टॉपिक आपसे मेंस में सीधा कभी नहीं पूछेगा, ये भी ध्यान रखना। पर इसी का एप्लीकेशन है। कालखंड के दौरान आपको घटनाओं का जिक्र करना, इसीलिए सभी लोग ऑप्शनल में, ज्योग्राफी ऑप्शनल के दौरान भाषा पूरी हिंदी रखेंगे, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स को हमेशा इंग्लिश में रखेंगे। जब भी डायग्राम्स वगैरह बनाएं,
फिगर बनाए, मैप्स बनाए, तो उसमें जो भी चीजें लोकेट करें उसे प्रॉपरली आप इंग्लिश में लिख कर दिखाएं, उसका इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर आता है, ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट आंसर में भी आएगा। इस बात को ध्यान रखना बस। और इसमें बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करने की चर्चा नहीं है, जरूरत नहीं है कि अमुक ने क्या कहा है, अमुक ने क्या कहा है, छोड़ दो। मैं जो बोल रहा हूं ना प्रमाण से मित्र, इससे बड़ी बात क्या बोलूं कि क्लास में जो रैंकर्स स्टूडेंट्स हैं हिंदी माध्यम के, उन बच्चों की बात करता हूं जो अभी तक में टॉप स्कोर्स ज्योग्राफी में किए हैं हिंदी माध्यम में, उन सब ने भी क्या किया है, मैं आपको वो तमाम बातें बता रहा हूं। तो ध्यान से आपको याद रखना है कि जो ये महाकल्प है, तो पृथ्वी को आयु को 4 महाकल्पों में बांटा गया, जिसे आप एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक एंड फेनरेजोइक के नाम से जानते हैं। क्या है? फेनरेजोइक के नाम से जानते हैं। ये 4 महाकल्प हैं। बेसिकली फेनरेजोइक का जब आरंभ होता है मित्रों, ध्यान से सुनना, फेनरेजोइक का जब आरंभ होता है तो इस कालखंड की पहली चट्टान यही जो ब्रिटिश द्वीप समूह था, इसमें मैंने वेल्स दिखाया है ना, तो वेल्स के कैम्ब्रिया नामक स्थान से उठाई गई थी। कहां से उठाई गई थी पहली चट्टान? कैम्ब्रिया नामक स्थान से उठाई गई थी। तो कैम्ब्रिया नामक स्थान से उठाई गई चट्टान की आयु आज से 570 मिलियन वर्ष पहले की थी, मतलब 57 करोड़ वर्ष पहले की थी। तो 57 करोड़ वर्ष पहले की चट्टान एवं इसके बाद के संपूर्ण कालखंड को, इसके बाद के संपूर्ण कालखंड को, अर्थात मैं यहां पर अगर एक रेखा खींच दूं, यहां पर एक रेखा खींच दूं, तो एक इससे पहले का कालखंड हो गया, तो एक कैम्ब्रिया एवं कैम्ब्रिया के बाद का कालखंड हो गया। तो इसके बाद के संपूर्ण कालखंड को हम लोग कैम्ब्रिया की वजह से पोस्ट कैम्ब्रियन कहने लगे। क्या कहने लगे मित्रों? हम लोग इसे पोस्ट कैम्ब्रियन कहने लगे। तो इसके पहले के तमाम कालखंड को हम लोग किस नाम से जानने लगे? प्री कैम्ब्रियन कालखंड के नाम से जानने लगे। किसके नाम से जानने लगे? प्री कैम्ब्रियन हो गया और पोस्ट कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन में कितने महाकल्प आते हैं? 3 महाकल्प आते हैं। हैडन या हैडियन महाकल्प, आर्कियन महाकल्प एंड प्रोटेरोजोइक महाकल्प आता है। ये 3 महाकल्प आते हैं, जबकि पोस्ट कैम्ब्रियन के अंतर्गत फेनरेजोइक महाकल्प आता है। इसी फेनरेजोइक महाकल्प को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग पैलियोजोइक भी कहते हैं। फेनरेजोइक को और क्या कहा जाता है? पैलियोजोइक कहते हैं। पैलियो का मतलब होता है पूरा और जोइक का मतलब जीवन, अर्थात वह कालखंड जिसमें पृथ्वी के पुराने जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं, उस संपूर्ण कालखंड को पैलियोजोइक के नाम से जाना जाता है। तो अब इस बात को मैं कैसे आपको लिखाने जा रहा हूं, तो डैश देकर सभी के सभी लिखेंगे। लिखे कि पृथ्वी की आयु 4 महाकल्पों में विभाजित है। 4 महाकल्पों में विभाजित है। महाकल्पों में विभाजित है। नंबर 1, सामने कुछ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें, ऊपर नीचे लिखेंगे बिंदु। नंबर 1 एजोइक या हैडियन। नंबर 2 आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक। नंबर 3 प्रोटेरोजोइक, तो नंबर 4 फेनरेजोइक। क्लियर हो गया? फेनरेजोइक पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे। इन 4 कालखंडों में से, अब नीचे भाषा में लिखेंगे, इन 4 कालखंडों में से
कालखंडों में से आरंभिक तीन को प्री कैम्ब्रियन महाकल्प तथा फेनरेजोइक या पैलियोजोइक को, ऐसा लिखेंगे, फेनरेजोइक या पैलियोजोइक को पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है। पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है। तो अब 2 महाकल्प हो गए। अब इस तरह से प्री कैम्ब्रियन एंड पोस्ट कैम्ब्रियन। क्लियर हो गई सारी बातें, क्रिस्टल क्लियर है ना। अब आगे एक एक के बारे में बात करेंगे। तो सभी के सभी लोग लिखो एजोइक या हेडियन इयॉन। अब पहले को नाम दोगे हेडिंग में, अब मेन हेडिंग में ये आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को तब याद ही होगा क्योंकि जीएस में मैंने बताया था। तो लिखेंगे क्या, एजोइक या हेडियन इयॉन। अब इसकी काल अवधि लिखेंगे 4.5 अरब वर्ष पूर्व ईयर एगो है से लेकर लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व तक रहा है। बिलियन ईयर अगो तक की ये काल अवधि रही है। अब ये काल अवधि भूल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना काल अवधियां शुरू से लास्ट तक याद करने की कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। बस मोटे मोटे तौर पर आप जानेंगे कि पृथ्वी के उत्पत्ति के आरंभिक कालखंड का जो दौर है वो हेडियन या एजोइक महाकल्प के नाम से जाना जाता है। अब इसमें घटनाएं क्या घटित हुई, कालखंड तो आपने लिखा, अब इसकी विशेषताएं क्या थी, इस महाकल्प के गुण क्या थे, इस महाकल्प की घटनाएं कौन सी घटित हुई। तो सभी लिखें इसकी घटनाएं या विशेषताएं। तो डैश देकर लिखे। सबसे पहला बिंदु लिखें आरंभिक भूपर्पटी का निर्माण। आरंभिक भूपर्पटी का निर्माण शीतलीकरण की प्रक्रिया द्वारा हुआ। शीतलीकरण की प्रक्रिया द्वारा हुआ जिसका तापमान उच्च था। अभी बहुत गर्म था मित्रों। ठीक वैसा ही है कि लोहा इतना पिघलाया कि पिघलकर तरल दिख रहा था, अब ठंडा किया तो ठोस हुआ, पर उसका तापमान पूरा तरह से आपके अनुकूल नहीं हुआ। तो मित्रों अभी बहुत गर्म है। भूपर्पटी का निर्माण जिसका तापमान उच्च था, लिख दिया आपने। लिखें अब दूसरी बात लिखें इस भूपर्पटी में उपस्थित, दूसरा बिंदु, इस भूपर्पटी में उपस्थित छिद्रों से अंतरतम की गैसें पृथ्वी के अंदर जो समाई हुई थी, अंतरतम की गैसें तथा मैग्मा आदि ज्वालामुखीय उद्गार के रूप में प्रकट हो रहे थे। ज्वालामुखी उद्गार के रूप में प्रकट हो रहे थे जिससे संपूर्ण
संपूर्ण भूपटल जलते दहकते, भूपटल जलते दहकते अंगार की भांति, अंगार की भांति, अंगार के भांति था, अंगार के भांति था, जिसमें जिसमें घटित हो रही लगातार, एक और बात जोड़ रहे हैं, घटित हो रही लगातार उल्का पिंडों के प्रहार, घटित हो रही लगातार उल्का पिंडों के प्रहार, उल्का पिंडों के प्रहार की घटनाओं ने भूपटल के रूपांतरण में अत्यधिक योगदान दिया। भूपटल के रूपांतरण में, इस समय पर उल्कापिंडों का प्रहार भी हो रहा था, भूपटल के रूपांतरण में अत्यधिक योगदान दिया। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर थोड़ा फास्ट लिखाइए, तो कुछ लिख रहे हैं स्लो लिखाइए। दोनों को मेंटेन करना है, मुझे तो दोनों को मेंटेन करना है, ठीक है ना। पूर्ण विराम लगाइए, पूर्ण विराम लगाइए। दूसरी घटना थी, अब तीसरी घटना लिखेंगे। तीसरी घटना में लिखेंगे कि लिखें ज्वालामुखीयता के दौरान मुक्त गैसों ने, ज्वालामुखीयता के दौरान मुक्त गैसों ने आरंभिक वायुमंडल का निर्माण तो अवश्य किया, आरंभिक वायुमंडल का निर्माण तो अवश्य किया, परंतु इस वायुमंडल की घनत्व तो बहुत कम था मित्रों, परंतु इसका घनत्व इस समय पर बहुत कम गैसें थी, है ना। इसका घनत्व आज की तुलना में बहुत कम था, बहुत कम था। साथ ही इसमें कार्बनिक सल्फ्यूरस तथा नाइट्रोजनी गैसों की, कार्बनिक सल्फ्यूरस तथा नाइट्रोजनी गैसों की प्रचुरता या बहुलता पाई जाती थी, प्रचुरता या बहुलता पाई जाती थी, बहुलता पाई जाती थी, जिसमें ऑक्सीजन, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं था, पर क्या लिख रहा हूं, लगभग अनुपस्थित था, जिसमें ऑक्सीजन लगभग अनुपस्थित था। पूर्ण विराम। अब चौथी घटना इसी में सुनो, चौथी घटना एजोइक में ही लिखो कि वायुमंडलीय गैसों में उपस्थित आर्द्रता, वायुमंडलीय गैसों में उपस्थित आर्द्रता संघनित होकर बादलों में रूपांतरित होती है। क्यों? क्योंकि इन सब के साथ लगभग 90% मात्रा किसकी थी? आर्द्रता की थी, आर्द्रता थी। आर्द्रता मतलब क्या है? जलवाष्प। आर्द्रता का मतलब क्या है? जलवाष्प, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की मात्रा सर्वाधिक थी, 90% मात्रा, जो कि संघनित हो रही है, और संघनित होकर क्या बन रही है? बादलों का निर्माण कर रही है। लिखो, इन बादलों द्वारा, अद्भुत घटना सुनो, लिखो, इन बादलों द्वारा की जाने वाली वर्षा,
इन बादलों द्वारा की जाने वाली वर्षा धरातल में पहुंचने से पूर्व ही धरातल में पहुंचने से पूर्व ही वाष्पित हो जाती थी, क्योंकि धरातल का तापमान बहुत अधिक था। जगह जगह पर धधकते जलते ज्वालामुखी प्राप्त हो रहे थे। वैसे भी पृथ्वी की सतह बहुत अधिक ठंडी नहीं हो पाई थी, तो बारिश की बूंदें जब तक धरातल में पहुंचती उससे पहले ही तापमान अधिक होने के कारण क्या हो जाती थी, वाष्पित हो जाती थी। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। इसीलिए मित्रों ध्यान रखना, इस कालखंड में सागर या महासागर सच्चाई है कि अस्तित्व में नहीं आए थे। पूर्ण विराम लगाएं। अंतिम में लिखेंगे पांचवा बिंदु, अर्थात यह जीवन विहीन कालखंड था। अर्थात यह जीवन विहीन कालखंड था। देखो, यही बात आप जीएस में भी पढ़ते हो और मैं ही राजेश मिश्र पढ़ाता हूं। वहां की क्लैरिटी और यहां की क्लैरिटी में बहुत फर्क होता है। वहां के लेखन और यहां के लेखन में बहुत फर्क होता है। विषय बिंदु तो एक ही होगा लेकिन लेखन भिन्न हो जाएगा मित्रों, तौर तरीके भिन्न हो जाएंगे। टॉपिक का नाम तो एक ही होगा लेकिन पूरा तौर तरीका बदल जाएगा। ठीक है ना। कुछ इस तरह से आपको स्पष्टता पूर्वक बिंदुवार आपको समझना है चीजें, ताकि आपको कभी कठिनाई ही ना लगे। पहली बात, फिनिश। एजोइक या हेडियन टाइम पीरियड समाप्त होता है। बेसिकली विद्वानों ने, पीछे की आप मेरी कोई भी वीडियोस देखोगे किसी भी इंस्टीट्यूट में जो मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने क्या किया था कि एजोइक को, आर्कियोजोइक को और प्रोटेरोजोइक को भी कालखंडों में बांटा था। मित्रों, मैं चाहूं तो घुस कर अभी तो इनके अंदर की तमाम बातें भी बताऊं। इनको 3-3 कालखंडों में बांट कर मैंने ऑप्शनल पे लिखाया था, पर मुझे यह लगा कि जब उनकी कोई जरूरत नहीं है तो आपको क्यों पढ़ाऊं। ये मेंस का टॉपिक है नहीं, और उन कालखंडों की चर्चा बेसिकली आपके पठन पाठन क्रिया में आती ही नहीं है, रिसर्च के दौरान जरूर आती है। तो मैं क्यों आपको निरर्थक चीजें पढ़ाऊं। तो इन बातों का भी ख्याल रखना मेरा दायित्व है कि एक भी निरर्थक बात आपके मस्तिष्क में प्रवेश ना करे। ठीक है ना। तो आपने यह पढ़ा सबसे पहले। तो अब दूसरी बात आती है, पहले आपने एजोइक के बारे में चर्चा की, तो अब दूसरे के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी लिखे आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक ये काल अवधि सामान्यतः 3.8 से 2.1 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। 2.5 कहीं लिखा है तो उसे भी काट मत दीजिएगा, वो भी सही है। 2.3 लिखा है वो भी सही है, उसे भी काट नहीं देना है। बेसिकली ये सारी काल अवधि ऐसी हैं जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिक भूगर्भवेत्ता ही पूरी तरह से कॉन्क्रीट हार्डकोर लाइन नहीं खींच पाए। तो आप कौन होते हो, ये करने वाला। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। अरे जहां विज्ञान की नजरें अभी पहुंची ही नहीं है तो विद्यार्थियों से थोड़ी एक्सपेक्ट करता है। और वो आपसे यहां पर शोध करवाना भी नहीं चाहता, वो तो ये चाहता है कि ये तमाम बातें आपको अपने अध्ययन की परिपाटी में पता है भी या नहीं है, वो ये जानना चाहता है। तो ध्यान से, इतने कालखंड पूर्व की यह घटना है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, यह बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है, बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। और इसके बारे में पहले बातों को सुन लो, फिर मैं एक एक करके लिखा दूंगा। देखो, आप सुन रहे थे कि पृथ्वी की जो आरंभिक भूपर्पटी थी वो बहुत ही गर्म थी। बहुत ही दोस्तों क्या थी, गर्म थी भूपर्पटी। उस गर्म भूपर्पटी में निरंतर ज्वालामुखियों का उद्गार भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि शुरू में भूपर्पटी बहुत पतली थी, कई जगह पर, असंख्य जगहों पर दरारें थीं। उन दरारों से अंदर की गैसें एवं मैग्मा उद्गारित होकर धधकते आग की भांति संपूर्ण पृथ्वी को तप्तमय बनाया हुआ था। बारिश आरंभ तो हो चुकी थी, लेकिन बारिश की बूंदों ने सागर एवं महासागरों का निर्माण नहीं किया, क्योंकि वही बारिश की बूंदें वाष्प बनकर क्या होती थी,
उड़ जा रही थीं, वाष्प बनकर पुनः वायुमंडल में चली जा रही थीं। ये तमाम घटनाएं इस कालखंड में घटित हो रही थीं, तो जीवन की कोई संभावना तो प्रश्न ही नहीं था। इस कालखंड की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, उसकी आरंभिक विशेषता में पहली विशेषता है कि पृथ्वी पर सबसे पहली बार पृथ्वी पर आद्य महासागरों की उत्पत्ति। आद्य का मतलब होता है आरंभिक, आद्य सागर, या आप इसी को महासागर कह सकते हैं। महासागरों का उद्भव हुआ। अब ये कैसे हुआ, इस घटना को आप जानो ठीक से। बेसिकली इसके संदर्भ में दो प्रकार के मत हैं। पहला जो मत है जो कि अपने पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में भी इसकी चर्चा मिलती है, कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, लाखों करोड़ों वर्षों तक अनवरत वर्षा होती रही। मैंने क्या बताई कि एजोइक कालखंड से वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता संघनित हुई और संघनित होकर वह वर्षा की बूंदों के रूप में धरातल की ओर आपतित होने लगी। और वो वर्षा रुकी नहीं दोस्तों, वो करोड़ों अरबों वर्षों तक वर्षा चलती रही, और उस अनवरत कालखंड तक चलने वाली वर्षा ने धीरे धीरे पृथ्वी के सतही तापमान को घटाया। जब पृथ्वी का सतही तापमान घटा तो उस समय पर वर्षा की बूंदें धरातल पर एकत्रित होनी शुरू हुई, और उन्हीं बूंदों के एकत्रण से बेसिकली सागर एवं महासागरों की उत्पत्ति हुई। तो पहला तो मत कहता है कि वर्षा महाप्रलय के माध्यम से इनकी उत्पत्ति होती है। पहला मत तो यह कहता है। तो दूसरा मत क्या कहता है, ऑक्सीजन बताऊंगा दोस्तों, अभी घबराओ मत। दूसरा मत क्या कहता है, अभी जापानीज अनुसंधान है रिसेंट का, सोयूज के माध्यम से, इन्होंने सैटेलाइट के माध्यम से जो एविडेंसेस जुटाए हैं, इस एविडेंस में, और एक बात नहीं कई बार इस पर चर्चा हुई है, नासा भी इस पर गहन शोध कर रहा है, कि क्या कहा जाता है कि ये एक ऐसा कालखंड है, आर्कियोजोइक कालखंड, जिस समय पर संभवतः एक विशालतम उल्कापिंड जो कि जल से युक्त था, वह जलीय उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराया, और उसके टकराने से पृथ्वी की सतह में जलराशियां आ गईं। समर्थन इसको क्यों प्राप्त होता है, बेसिकली अगर पृथ्वी में उपस्थित आज जितना महासागरीय जल है, अगर उस जल की कल्पना की जाए कि इसकी मात्रा इतनी है, तो क्या इतना जल कभी भी गैस विमुक्तिकरण के दौरान वायुमंडल में आर्द्रता के एकत्रण से, वर्षा से इतना जल का एकत्रण हो सकता है? तो विद्वान इस पर खामोश हो जाते हैं। फिर से सुनो ध्यान से। आपने एक बोतल पानी यहां पर देखा, और एक बोतल पानी आप देखते हैं और क्या कहते हैं कि एक गिलास पानी मैं लाया और इस बोतल में डाल दिया तो बोतल का पानी भर गया। ये बोतल एक ग्लास पानी से भर गया। मैं एक उदाहरण देता हूं। ग्लास का आकार 300 ml का है, बोतल का आकार सपोज 1000 ml का है। अब इस बोतल में मैं एक ग्लास पानी दूंगा भी तो ये बोतल खाली रहेगा, ये बोतल नहीं भरेगा। तो विद्वानों का क्या कहना है, भूगर्भवेत्ताओं का, कि पृथ्वी की सतह से जो मुक्त हुई गैसें हैं, उन गैसों में जो उपस्थित आर्द्रता है, उस आर्द्रता की मात्रा इतनी थी ही नहीं। सुनना, वायुमंडल में जो उपस्थित आर्द्रता है, उस आर्द्रता की मात्रा उतनी थी ही नहीं कि उसकी वर्षा से इतने विशाल महासागरों की रचना हो पाती। तो फिर प्रश्न हुआ, तो फिर पानी
आया कहां से। ये कहते हैं कि समुद्र में जो पानी आज का है ना, वर्षा जल से ठीक इस प्रकार है जैसे 2 लोटा पानी डाल देना। एक बाल्टी में पानी हो और उसमें 2 लोटा पानी और डाल देना, तो 2 लोटा पानी का योगदान नकारा नहीं जा सकता, लेकिन बाल्टी में भरे हुए पानी का स्रोत तो कुछ और है। तो वो स्रोत कौन है? तो इनका कहना है कि वही जलीय उल्का पिंड है जो पृथ्वी की सतह से टकराकर पृथ्वी में जल का संचय करता है, और लगातार हो रही बारिशों ने उस जल की मात्रा को और बढ़ा दिया। इस प्रकार से मित्रों 2 प्रकार की संकल्पनाएं पैरेलल रूप से इसमें चलती है। तो पहली क्या है? वर्षा महाप्रलय। तो दूसरा है जलीय उल्का पिंड। उल्का पिंड से आरंभिक सागर एवं महासागरों की उत्पत्ति हुई। इससे भी जो पूर्व की घटना, हालांकि मुझे पहला नंबर, इसे मैं दूसरा बिंदु देना चाहूंगा, जो पहला नंबर है, पहला नंबर उसे क्या देना चाहूंगा कि भूपटल पर पृथ्वी में जो आज दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानें प्राप्त होती हैं वो शील्ड क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो आखिर ये शील्ड क्या है? प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं जिन्हें हम शील्ड के नाम से जानते हैं? जैसे कनाडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, ब्राजीलियन शील्ड, अरेबियन शील्ड, साइबेरियन शील्ड, इंडियन पेनिनसुलर शील्ड, ऑस्ट्रेलियन शील्ड, अंटार्कटिका शील्ड। तो आखिर ये शील्ड क्या है? तो यहां पर पहले नंबर में हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे शील्ड फॉर्मेशन हुआ, शील्ड का निर्माण हुआ। तो ये शील्ड क्या है? शील्ड का निर्माण। तो शील्ड क्या है? प्राचीनतम आग्नेय चट्टानी पठार हैं। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत सरल है मित्रों कि आरंभिक पृथ्वी थी, पृथ्वी की सतह थी। अब इस आरंभिक पृथ्वी की सतह में बेसिकली पृथ्वी के अंदर का मैग्मा, मैंने बताया ना, इसे तोड़कर हजारों स्थानों से कुछ मैग्मा निकल रहा था, और यही मैग्मा भूपटल पर जमा होकर जिन आरंभिक मैग्मा निर्मित पठारों का निर्माण कर रहा था उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम शील्ड कहते हैं। शील्ड कहते हैं। और वर्षा का जल 2 शील्डों के बीच में भर गया तो वो सागर कहलाने लगा, क्योंकि पृथ्वी में ऐसी कई शील्ड पाई जाती थी, और उन शील्ड तो उठे हुए पठारों की भांति हैं, और पठारों के बीच के जो गर्त क्षेत्र थे, गड्ढे नुमा भाग थे, उन गड्ढे नुमा भागों में, जैसे अगर मैं आकृति बनाऊं, यहां पर सपोज शील्ड है, तो शील्ड के बगल में ये गड्ढा है, फिर दूसरी शील्ड है, शील्ड के बगल में गड्ढा है, फिर तीसरी शील्ड है। तो जो शील्ड प्राप्त होती थी, सपोज ये शील्ड है, SH शील्ड हो गई, SH शील्ड हो गई, SH शील्ड हो गई। तो इन शील्ड्स के बीच में जो गर्तनुमा भाग थे, इन्हीं गर्तनुमा भागों में जल एकत्रित होकर किसका निर्माण करता है? सागर एवं महासागरों का निर्माण करता है। इसी कालखंड में नदी, झील, तालाब आदि जल स्रोत भी अस्तित्व में आते हैं। तो दूसरी घटना ये घटित हुई। अब तीसरी घटना का मैं जिक्र करता हूं कि तीसरी घटना कौन थी। तीसरी घटना है मित्रों इसमें जीवन के उद्भव एवं विकास की। तीसरी घटना क्या है? जीवन का उद्भव एवं विकास। अब इसके बारे में भी 2 प्रकार के मत हैं उद्भव एवं विकास में। इसमें भी 2 प्रकार के मत हैं, और 2 प्रकार के मत कैसे हैं? तो ध्यान से सुनो जीवन के उद्भव एवं विकास के बारे में। पहली घटना जिसे आप सभी के सभी सुनेंगे, जो कि विकासवाद का समर्थन करती है जीवन के उद्भव में। ज्यादातर जीव वैज्ञानिक इसी का समर्थन करते हैं, परंतु आज भी लगातार अनुसंधान इस विषय में चल रहा है कि पृथ्वी पर प्रथम जीवन कैसे आया होगा। तो सुनना ध्यान से। बेसिकली
था क्या कि वायुमंडल में आप सभी के सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे। आरंभिक दौर में जो वर्षा हो रही थी तो वर्षा के साथ यह सभी के सभी अम्ल जल के साथ घुलकर पृथ्वी के धरातलीय जलीय सतह पर ये अम्ल भी इकट्ठा हो रहे थे। अब सुनना ध्यान से, आरंभिक जो पृथ्वी की सतह थी ना मित्रों, उसमें प्रचुर मात्रा में लवण तत्व भी उपस्थित थे, क्योंकि पृथ्वी की बाहरी पटल विभिन्न प्रकार के लवणों से निर्मित थी। तो वर्षा जल में कैल्शियम भी घुला, पोटेशियम भी घुला, सोडियम भी घुला, तो तमाम प्रकार के लवण घुले हुए थे। और लवणों के साथ साथ जब अम्ल वृष्टि हुई तो लवणों के साथ साथ अम्ल भी घुल गए। जहां तक नाइट्रिक एसिड की बात है, नाइट्रिक अम्ल का संबंध है, नाइट्रोजनी अम्ल का संबंध है, उन्हीं नाइट्रोजनी अम्लों ने अपना रूपांतरण एमिनो एसिड के रूप में किया। किस रूप में किया मित्रों? एमिनो एसिड के रूप में किया। तो एमिनो अम्ल भी इस कालखंड के जलीय स्रोतों में पाए जाते थे। आप ये भी जानते हो कि आज जितने भी प्रकार की प्रोटीन है, उस प्रोटीन का आधार एमिनो अम्ल है। तो यही एमिनो अम्ल धीरे धीरे दीर्घकालिक रासायनिक प्रक्रिया के क्रम में, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, इस बात का ध्यान रखना कि दीर्घकालिक रासायनिक प्रक्रिया के क्रम में यही एमिनो अम्ल नाइट्रिक अम्ल एमिनो अम्ल में बदला, एमिनो अम्ल प्रोटीन में बदल गया। तो जो जल राशियां थी धरातलीय, उनमें प्रोटीन व्याप्त हो गया। अब कैसा जल है सपोज समझो, सपोज एक कटोरे में जल भरा हुआ है, एक कटोरे में जल भरा हुआ है, और ये जल है कैसा? आरंभिक जल है, जिसमें पृथ्वी की सतह पूरी तरह से ठंडी नहीं है, तो गर्म जल है। तो ये ल्यूक वार्म वाटर है। कैसा है? ल्यूक वार्म वाटर है, जिसको गुनगुना जल कहते हैं। तो गर्म जल है, जिसमें से क्या क्या मिला हुआ है? लवण भी मिले हुए हैं, और लवण के साथ साथ मित्रों प्रोटीन तत्व भी मिला हुआ है। लवण है, प्रोटीन तत्व है, प्रोटीन तत्व है, इन दोनों का संयोग इस गर्म जल में था। और विज्ञान क्या कहता है कि केवल प्रकृति जानती है कि प्रोटीन युक्त जो ये गर्म जल था, इसे प्रोटीनिक सूप नाम दिया गया। इस प्रोटीनिक सूप में आज से लगभग 3.5 से 3.8 अरब वर्ष पूर्व एक कोशीय प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पढ़ा बायोलॉजी में? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं मित्रों। एक कोशीय अविकसित प्रथम जीव, जिसे आप साइनोबैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, इसके रूप में विकसित हुआ। यह भी बता दूं कि यह बना क्यों ये जीव? क्योंकि पृथ्वी में ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। ऑक्सीजन क्या करती है? तोड़ने का कार्य करती है। ऑक्सीजन होती तो ये मॉलिक्यूल्स जुड़ नहीं पाते, ध्यान रखना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ विशिष्ट मॉलिक्यूल्स बने, और उन मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से प्रकृति जानती है ऐसा क्या हुआ कि उसमें धड़कन आरंभ हो गई, उसमें जीवन आरंभ हो गया। क्या आरंभ हो गया मित्रों? जीवन आरंभ हो गया। और इस प्रक्रिया ने इसी प्रोटीनिक सूप में पहले जीव को विकसित किया, जिसे आप आर्की एंड साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्की एंड साइनो बैक्टीरिया। किसमें? इस प्रोटीनिक सूप में। यही आर्की एंड साइनो बैक्टीरिया सबसे पहले शुरुआती दौर पर तो एक कोशिका अपने आप को स्प्लिट करके 2 कोशिकाओं में, 2 कोशिका, 4 कोशिकाओं में, 4 कोशिका, 8 कोशिकाओं में स्प्लिट कर करके, जैसे आज अमीबा वगैरह का विकास होता है, अपना विकास कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते 2 कोशिकाओं का आपस में संयोग हुआ, 2 कोशिकाओं के डीएनए आपस में मिलने शुरू हुए, और इनके डीएनए के आपस में मिलने से जटिल कार्बनिक
यौगिक बने और इन्हीं जटिल कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, बहुकोशीय पादप जगत विकसित हुआ, जिसे आप शैवाल के नाम से जानते हैं, पादप प्लवक के नाम से जानते हैं। तो सागरीय जल में जो ये प्रोटीनिक सूप के रूप में उपस्थित था, इसमें सर्वप्रथम साइनो एंड आर्की बैक्टीरिया का विकास हुआ। यही आगे विकसित होता हुआ फाइटोप्लैंक्टन्स के रूप में, पादप प्लवक के रूप में विकसित हुआ, जिसे आप शैवाल के नाम से जानते हैं। और यही शैवाल अपने उत्पत्ति के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगी, जिससे वायुमंडल के प्रकृति में भी रूपांतरण शुरू हुआ। वायुमंडल में पहली बार ऑक्सीजन मुक्त होने लगी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने लगी। तो इस प्रक्रिया ने कुछ इस प्रकार से जीवन के उद्भव के विकास की गाथा लिखी, और ये गाथा विकासवाद का परिणामी है। किसका परिणामी है? विकासवाद का परिणामी है। तो दूसरा भी मत है इसमें। दूसरा मत कहता है कि नहीं, ऐसे तो जीवन नहीं आ सकता पृथ्वी में। मैं सब मानता हूं कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में मॉलिक्यूल्स जुड़े, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, जो भी कह सकते हो, मैं सब मानता हूं। लेकिन जीवन तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सब करके देख लिया। मैंने सब करके देख लिया, जीवन तो नहीं आया। एक में भी तन्हा था, 100 में भी अकेला हूं। जीवन तो बिल्कुल नहीं आया मित्रों, ध्यान रखना। सारे प्रयोग करके देख लिए। इसका मतलब है कि पृथ्वी में जीवन की वजह कोई और है। तो जीवन की वजह कौन है? ध्यान से, जीवन की वजह कौन है? तो ये कहते हैं कि इस समय पर जो पृथ्वी से कोई एक जीव युक्त उल्का पिंड टकराया होगा, जिसने पहली बार पृथ्वी में जीवन का संचार किया होगा, और उस उल्का पिंड द्वारा संचारित जीवन के बाद विकासवाद की प्रक्रिया शुरू हुई। लैमार्क महोदय को यहां पर याद करो। यहां ध्यान रखना कि इन्होंने क्या कहा कि उल्का पिंड ने पहला जीव पृथ्वी पर डाला, और वही पहला जीव विकास परिवर्तन के दौरान आज पृथ्वी को जैविक गृह बनाकर चला गया। इस संबंध में भी विचार प्रचलित हैं। इस संबंध में भी विचार प्रचलित हैं। तो इसकी चौथी घटना क्या है? चौथी घटना को द ग्रेट टेक्टो वॉल्केनो टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? द ग्रेट टेक्टो वॉल्केनो एक्टिविटी। जब ये कालखंड समाप्त हो रहा था तो ये कुछ घटना घटित हुई। अब ये घटना क्या है? ग्रेट टेक्टो वॉल्केनो एक्टिविटी क्या है? बेसिकली इस कालखंड में ठीक उसी प्रकार से आप नोटिस करना, जैसे मैंने उदाहरण पीछे भी कभी आपसे अवश्य दिया होगा, कि जैसे प्रेशर कुकर में आप खाना पकाते हो, और प्रेशर कुकर में आप चावल पैक करके रखा, स्टोव में चढ़ा दिया। स्टोव में चढ़ा दिया तो जब तक प्रेशर पर्याप्त नहीं बन जाएगा, तो जो प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व है ना, वो नीचे ही रहता है, विस्लिंग नहीं होता। जब प्रेशर अंदर पर्याप्त बन जाता है तो अचानक विस्लिंग होती है, विशिल 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 शू की आवाज आई, फिर धीरे से प्रेशर रिलीज हुआ और आपका सेफ्टी वाल्व नीचे आ जाता है। आता है नहीं? फिर अंदर प्रेशर बनता रहता, प्रेशर बनता रहता, प्रेशर बनता रहता है, और फिर इसी तरह से मित्रों यह घटना घटित होती है। तो ये क्या कहते हैं वैज्ञानिक कि इसी कालखंड के अंत तक, इस कालखंड की अवधि के अंत तक फिर से अंदर, पृथ्वी के अंदर जलवाष्प, विभिन्न गैसों तथा ऊष्मा ऊर्जा के संचयन से भूपर्पटी स्थिर नहीं रह सकी, बल्कि भूपर्पटी में भू संचलन शुरू हुआ। संचलन का मतलब होता है प्रवाह इधर उधर। भूपर्पटी में संचलन शुरू हुआ, और उस संचलन की वजह से कई जगह पर ज्वालामुखी फटे। उस संचलन की वजह से क्या हुआ? कई जगह पर ज्वालामुखी फटे। तो भू संचलन की स्थिति को कहा जाता है टेक्टोनिक एक्टिविटी, और जो ज्वालामुखी फटे उसे क्या कहा जाता है? वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया?
टेक्टो वॉल्केनो हो गया। फिर से, जो भू संचलन है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक्टो या टेक्टोनिक एक्टिविटी। और जो ज्वालामुखी है उसे क्या कहते हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो क्या हो गया? टेक्टो वॉल्केनिक एक्टिविटी आरंभ हुई। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? टेक्टो वॉल्केनिक एक्टिविटी आरंभ हुई, जिसके दौरान दुनिया के कई वलित पर्वत श्रेणियों का उद्भव आरंभ हुआ। और उसी में से अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा, प्रोटेरोजोइक कालखंड में अरावली पर्वत की चर्चा करूंगा। किसकी चर्चा करूंगा मित्रों? अरावली पर्वत की चर्चा करूंगा। लेकिन इस कालखंड में जो टेक्टो वॉल्केनो हुआ, इस दौरान बनने वाले पर्वतों को लॉरेंशियाई एल्गोमन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये लॉरेंशियाई एल्गोमन जो क्रांति है, इसी के दौरान लॉरेंशियन पर्वतों का निर्माण उत्तर अमेरिका में हुआ था। इसी घटना का जिक्र करते हुए मित्रों, मैं इस कालखंड के अंत की कहानी रचूंगा। तो लिखो सभी के सभी ध्यान से लिखो। आप सबसे पहले आपने इसका नाम लिखा है, नाम लिख के इसके कालखंड या काल अवधि को लिखा है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि इस कालखंड के दौरान या महाकल्प के दौरान निम्नलिखित भूजैविक घटनाएं घटित हुई। नंबर वन लिखिए, आद्य का मतलब आरंभिक। आद्य ज्वालामुखीय मैग्मा। नंबर 1, आद्य ज्वालामुखीय मैग्मा के जमाव से प्राचीनतम आग्नेय चट्टानों से युक्त पठारों का उद्भव हुआ, जिन्हें हम शील्ड कहते हैं, जैसे लॉरेंशियन शील्ड, कनाडियन शील्ड। एक दो उदाहरण बस लिखा करेंगे। लॉरेंशियन शील्ड, कनाडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, ब्राजीलियन शील्ड, साइबेरियन शील्ड, अरेबियन शील्ड, ऑस्ट्रेलियन शील्ड, अंटार्कटिका शील्ड, इंडियन पेनिनसुलर शील्ड। लिख लिया एक दो उदाहरण, बस खत्म। आदि पूर्ण विराम। भारतवर्ष में एक लाइन और लिखा देता हूं। भारतवर्ष में इन शील्ड्स, यही जो शील्ड थे, इन शील्ड के अपक्षय तथा अपर्दन से, भारतवर्ष में इन शील्ड के अपक्षय एवं अपर्दन से प्राप्त पदार्थों से पदार्थों के रूपांतरण से, क्योंकि बहुत पुराना हो गया ना, तो इतने वर्ष में तो वो अवसादी चट्टान रूपांतरित हो जाएगी। अवसादों के रूपांतरण से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। बहुत महत्वपूर्ण, धारवाड़ चट्टानें बनती हैं, धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। मैं बताऊंगा ये प्रक्रिया पूरी धारवाड़ चट्टानों के निर्माण की, पर बस धारवाड़ चट्टान लिखेंगे। धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ।
बहुत जरूरी है ये चट्टान का नाम याद करना, क्योंकि भारत का 99%, 98% धात्विक खनिज, सारा का सारा धात्विक खनिज इसी चट्टान से मिलता है। इतनी महत्वपूर्ण है चट्टान। तो इस कालखंड की थी, कैसे बनी अभी समझाता हूं प्रक्रिया को। तो शील्ड बना और भारत की चट्टानें बनी, धारवाड़ चट्टान बनी। दूसरा बिंदु लिखो, दूसरा बिंदु लिखो, लिखें पृथ्वी पर आद्य सागर एवं महासागरों, पृथ्वी पर आद्य सागर एवं महासागरों की उत्पत्ति हुई, जिसके संदर्भ में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। नंबर वन, बादलों द्वारा लाखों करोड़ों वर्षों तक लगातार की जाने वाली वर्षा, बादलों द्वारा लाखों करोड़ों वर्षों तक लगातार की जाने वाली वर्षा जल के संचय से पूर्ण विराम लगाओ। तो दूसरा मत लिखो इसमें, पृथ्वी पर किसी जलीय पिंड के प्रहार से, पृथ्वी पर किसी जलीय उल्का पिंड के प्रहार से, पूर्ण विराम। अब इसमें डिबेट आपका मतलब नहीं है, आपका औचित्य नहीं है, पर मैंने डिबेट भी समझाया। क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए कहा गया कि वर्षा के द्वारा उतना जल संभव है ही नहीं जितना आज सागर एवं महासागरों में है, इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक है ना? सागर महासागरों का उद्भव हुआ, दोनों मत लिख दिया। लिखें साथ ही धरातल पर नदियों, झीलों, झीलों का अस्तित्व भी कायम हुआ। पूर्ण विराम। ठीक है, अब दूसरा बिंदु समाप्त हुआ। अब तीसरा बिंदु लिखो। तीसरा बिंदु लिखें जलराशि क्षेत्रों में, जलराशियों में प्रथम जीव ब्रैकेट में लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में, आर्की एवं साइनोबैक्टीरिया। प्रथम जीव आर्की एंड साइनोबैक्टीरिया, का उद्भव एवं विकास, हुआ। आर्की एंड साइनोबैक्टीरिया का विकास हुआ। आर्की का मतलब ही होता है एंशिएंट। आर्की का मतलब क्या होता है? एंशिएंट। पूर्ण विराम लगाएं। लेकिन जिसके संदर्भ में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं, कौन कौन से मत प्रचलित हैं? नंबर वन जैविक विकासवाद,
जैविक विकासवाद, विकासवाद जिसका उद्भव, जिसका उद्भव यहां से लिखेंगे प्रोटीनिक सूप, आरंभिक प्रोटीनिक सूप से हुआ है। अब प्रोटीनिक सूप क्या है तो आप बताएंगे कि धरातल में उपस्थित गर्म लवण तथा प्रोटीन युक्त जल, तो प्रोटीनिक सूप से हुआ। तो नंबर टू किसी जैविक या जीव युक्त उल्का पिंड के प्रहार से। अब एक बच्चे ने पूछा भी है, क्या किसी उल्का पिंड में जीवन संभव था? बिल्कुल संभव है। असंख्य उल्का पिंडों में मित्र जीवन संभव है। ऐसा थोड़ी कि केवल पृथ्वी में जीवन है। अरे जीवन तो असंख्य पिंडों में संभव है मेरे प्यारे दोस्तों, और हो सकता है कि पृथ्वी से कहीं बहुत अधिक विकसित जीवन प्राप्त होता हो। ये जो आप एलियन की कहानी सुनते हो ना, ये सब सही है। अब एलियन की कहानी क्या जोड़कर बताई जाती है एक अलग है, पर यह बिल्कुल संभव है कि दुनिया में ऐसा कोई पिंड और होगा जहां हमसे लाखों गुना ज्यादा विकसित जीव पाए जाते होंगे। हां, यह बात जरूर है कि उनका कार्य व्यवहार भिन्न प्रकार का होगा। हो सकता है कि वो भोजन के रूप में साग सब्जी ना खाते हो, हवा खाते हो, पानी खाते हो, धूप खाते हो। आपने कोई मिल गया मूवी देखा कि नहीं, जिसमें से जादू क्या खाता है? धूप खाता है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उनके ऊर्जा का स्रोत कुछ और हो, लेकिन निश्चित रूप से जीवन तो अन्य पिंडों में हमसे कहीं ज्यादा भी विकसित होगा। तो कई ऐसे भी कॉस्मिक पिंड होंगे जहां हमसे कहीं बहुत पिछड़ा जीवन होगा, पर जीवन अवश्य आया होगा, जीवन अवश्य आया होगा। तो इस प्रकार से भी एक कल्पना की गई है। पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि भूपटल पृथ्वी के अंतरतम की ऊष्मा ऊर्जा, पृथ्वी के अंतरतम की ऊष्मा ऊर्जा जलवाष्प एवं विभिन्न गैसों के प्रभाव से स्थिर नहीं रह सका, बल्कि पटल विरूपणी भूसंचलन, विरूपणी मतलब पटल को जो विरूपित करते हो, पटल के रूप को बदलते हो, पटल विरूपणी भूसंचलन आरंभ हुए। साथ ही ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ। जिसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ग्रेट टेक्टोवॉल्केनो क्रिया, ग्रेट टेक्टोवॉल्केनो क्रिया के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम। अब हलचल शुरू हुई, अभी पर्वत बन नहीं रहे हैं, पर हलचल शुरू हुई है। अब हलचल शुरू हुई तो पर्वत बनेंगे। लिखो अंतिम बात, इस हलचल को यहां पर लिखता हूं लॉरेंसियन
लॉरेंशियन एल्गोमन, एल्गोमन क्रांति, हलचल की बात कर रहा हूं, लॉरेंशियन एल्गोमन क्रांति के नाम से जानते हैं। लॉरेंशियन एल्गोमन क्रांति के नाम से जानते हैं। यही जो टेक्टो वॉल्केनो हुआ, क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसमें लॉरेंशियन पर्वतों का निर्माण हुआ है। लॉरेंशियन पर्वतों का निर्माण हुआ है। पूर्ण विराम। तो ये आर्कियो जो एक समाप्त हुआ, तो पहले कुछ कमेंट्स देख लेता हूं बच्चों के। चंदन ने बार बार लिखा और एक आध बच्चों ने लिखा है कि क्या आंसर में ए बी सी आदि का प्रयोग कर सकते हैं या 1 2 3 ऐसे शब्दों को लिख सकते हैं इंग्लिश के। अरे चंदन कुमार गिरी, क्लास के शुरुआत में ही मैंने बताया मेरे प्यारे दोस्त, खूब धमाल के साथ लिख सकते हो। मित्र ने लिखा है कि क्या आंसर में ए बी सी लिखेंगे या काखागा लिखेंगे। अरे काहे के लिए काखागा लिखोगे यार, हैं काहे के लिए काखागा लिखोगे। लिखो ना एबीसी, कौन मना कर रहा है। लिखो ना 1 2 3, कौन मना कर रहा है। किसने बताया काखागा लिखो। इतना भी हिंदी का प्रेम मत दिखाओ मेरे प्यारे दोस्त, इतना भी हिंदी का प्रेम मत दिखाओ, नहीं तो नुकसान हो जाएगा चंदन आपको, है ना। बिल्कुल इंग्लिश में लिखना है, प्रॉपरली इंग्लिश में लिखना है, लैटिन में लिखना है, ठीक है। हेडिंग का कितना रोल है। आंसर राइटिंग में हेडिंग नहीं दी जाती है पवन, आंसर राइटिंग में हेडिंग नहीं दी जाती, पैराग्राफ राइटिंग की जाती। कैसे करेंगे, अब टॉपिक आएगा तो खुद भी बताएंगे हम कैसे लिखोगे, खुद भी बताएंगे, ठीक है ना। कुरैशी ने लिखा सर पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए। बस शुरू हो गए प्रोवाइड करवाने के लिए पीडीएफ, टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ, बस पीडीएफ शुरू करवा दें। अरे कुरैशी टॉपिक होने तो दो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, होने तो दो टॉपिक। आज हिंदी दिवस है, हाँ कुछ बच्चों ने ठीक लिखाया है, लिखा है सारा हिंदी दिवस है, इसलिए हिंदी की महत्ता को बच्चों ने बताया है, ठीक है। अगर इंग्लिश लिखने के बाद उसकी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल जरूरत नहीं होगी भाई, बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। कौन ये सब बताता रहता है आप लोगों को। कुरैशी आपका मैंने देख लिया भाई, जो नोट्स की बात आप कर रहे हो वो भी अवेलेबल होगा समय के साथ, पक्का पक्का उसको भी अवेलेबल कराया जाएगा। अभी टॉपिक शुरू तो होने दो, मेन टॉपिक आपके सिलेबस का, ठीक है। नीरज ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ध्यान से। यहां आपने इसकी बात की, अब अंतिम इसमें से जो प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत आने वाले 3 महाकल्प हैं, उसमें से अब तीसरे महाकल्प की मैं चर्चा करूंगा, तीसरे महाकल्प की चर्चा करूंगा। तो सभी के सभी लोग लिखेंगे, लिखें प्रोटेरोजोइक। क्या लिखेंगे, प्रोटेरोजोइक, तीसरे नंबर पर प्रोटेरोजोइक महाकल्प मीन्स ईयन। अब इसके कालखंड को आप लिख सकते हैं। अगर मैंने उधर पे लिखा था 2.8 या 2.9 जो भी लिखा, तो 2 कितना लिखा एक बार देख ही लेता हूं तो आपको दिक्कत ना हो, जिससे 2.1 लिखा था चलेगा। तो 2.1 अरब वर्ष पहले से लेकर 500, यहां पर पूरा लिखना पड़ेगा, अरब ईयर एगो से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक। बिलियन से आप मिलियन में पहुंच चुके हो, अब बिलियन में, ठीक है। ये कालखंड रहता है, इतना लिख दो, इतना लिख दो, सभी के सभी लिख दिया, इतना लिख दिया। चले आगे। अब इस कालखंड की घटनाएं कौन कौन सी हैं, इस कालखंड की भूजैविक घटनाएं कौन कौन सी हैं, घटनाएं कौन कौन सी हैं, तो ध्यान से। अच्छा, एक बार बार एक प्रश्न और भी आता है जिसका मैं जवाब दे दूं। कई बच्चों ने पूछा सर ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो जीएस पढ़े या ना पढ़े,
दो बातें, टाइम हो तो पढ़ डालो, तो जीएस पढ़ लोगे तो ऑप्शनल में बहुत सारी बातें पहले से पढ़ी हुई होंगी। टाइम ना हो तो बिल्कुल छोड़ दो, टाइम ना हो तो पूरा 100% छोड़ दो। यहां ऑप्शनल में तो वो सारी बातें हो ही जानी है। हां, पर जीएस में वर्ल्ड मैपिंग का क्लास जरूर ले लेना, सभी को बता देता हूं। अगर आप जीएस की क्लास छोड़ रहे हो तो जीएस में जब मैं वर्ल्ड मैपिंग का क्लास पढ़ाऊं, बाकी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो जरूर ले लेना, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग ऑप्शनल के सिलेबस में नहीं है, तो ऑप्शनल में नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए वो क्लास ले सकते हो आप। बाकी आप जीएस की क्लास चाहो तो छोड़ दो, आपके पास टाइम नहीं है। वर्ल्ड मैपिंग के अलावा जीएस की कोई भी क्लास ज्योग्राफी की मत लेना, चलेगा, बिल्कुल चलेगा आपका, ठीक है। अब मैगजीन चाहिए सर ऑफलाइन, तो सरोज यहां मैं सूचना प्रदाता आपको लगता हूं क्या, या सूचना संवाहक लगता हूं, या शिकायत क्या होता है, शिकायत पेटी लगता हूं कि कोई भी शिकायत मुझसे डाल रहे हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैगजीन चाहिए, करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए, वो सब जाओ ना भाई, संस्था से बात करो। मुझसे कहोगे भी तो मैं क्या करूंगा, एक टीचर मैगजीन थोड़ी प्रोवाइड करवाएगा। और फिर ऑप्शनल की कक्षा में, जीएस की कक्षा में तो ये सब चलता भी है, बच्चे कुछ भी लिखते हैं, आपको तो नहीं शोभा देता ना ये सब। ओके, आगे ध्यान से फिर से बातें करते हैं, इसकी घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो शुरू यहीं से होता है कि आपने पीछे देखा था कि भू संचलन चल ही रहा था। इस कालखंड में आपने पीछे देखा पहली घटना में कि जो पटल विरूपणी भू संचलन की क्रिया हो रही थी, जिसे मैंने ग्रेट टेक्टो वॉल्केनो मैंने लिखा है, तो भू संचलन की क्रिया हो रही थी। विवर्तनिक, भू संचलन की लिखे की जगह प्लेट विवर्तनिक क्रिया भी लिख सकते हैं, कि जो विवर्तन की क्रिया हो रही थी, इससे दुनिया में कुछ प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से एक है भारत की अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति होती है। अरावली पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई, तथा यह भी बात ध्यान से आपको जानना चाहिए कि इसी कालखंड में भूसंचलन के दौरान भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो भारत में कई चट्टानी निक्षेपों का जमाव हुआ, और वो चट्टानी निक्षेप कौन कौन से थे, तो ध्यान में रखें, धारवाड़ आपने पीछे में देख लिया है, तो इस कालखंड में कुडप्पा चट्टानें बनी, और इसी कालखंड में मित्रों विंध्य चट्टानें बनती हैं। कौन कौन सी चट्टानें बनी, कुडप्पा एवं विंध्य चट्टानों के निक्षेपों का जमा हुआ। अब आपके मन में अवश्य आया होगा सर ये चट्टानें बनी कैसी, तो बड़े सरलता से आपको समझाता हूं। देखो, प्राचीन आपने सील्ड को देखा, ये सील्ड पृथ्वी पर प्राप्त हो रहे हैं, बारिश हुई, बारिश से ये सील्ड अपर्दित हुए, और वर्षा जल अपर्दित पदार्थों को सील्ड के पास जो गर्त क्षेत्र थे, गड्ढे के भाग थे, उनमें जमा करना शुरू किया। अब ये जो प्रथम अवसाद जमा हुए, ध्यान से, ये जो फर्स्ट सेडिमेंट शील्ड के अपर्दन से जमा हुए, ये भारी अवसाद थे, भारी पदार्थ थे, तो अवसाद, लेकिन ये अवसाद कालांतर में लंबे दिनों के परिणाम स्वरूप यही अवसाद कायांतरित हो गए, और इन अवसादों के कायांतरण से जो प्रथम कायांतरित चट्टान बनी, उसे हम भारत में क्या कहते हैं, धारवाड़ चट्टान की। यह प्रथम अवसादी कायांतरित चट्टान है, जिसे हम धारवाड़ के नाम से जानते हैं। धारवाड़ चट्टान भारत की बनी, धारवाड़ चट्टान बनी, ठीक है। नदियां फिर से इन धारवाड़ चट्टानों के आसपास की चट्टानों को अपर्दित किया, और अपर्दित करके फिर अगली चट्टानों को इसके समीपी क्षेत्रों में ही जमा किया, और जब धारवाड़ के बाद जो दूसरी चट्टान बनी वह भी अवसादी थी, फिर कायांतरित हुई, पहली तो ये बनी, और जो दूसरी चट्टान बनी, इसी चट्टान को कुडप्पा
कुडप्पा के नाम से जानते हैं। ये कुडप्पा चट्टान कहलाती है भारत में, कुडप्पा चट्टान कहलाती है भारत में। और कुडप्पा चट्टानों के बाद विंध्यन चट्टानें बनी, जो भूसन्नतीय क्षेत्र थे, छिछले सागरीय गर्त क्षेत्र थे। वहां नदियों ने तमाम प्रकार के निक्षेपों का जमाव किया और उन निक्षेपों के जमाव से विंध्य चट्टानों की उत्पत्ति हुई, तो विंध्यन रॉक सिस्टम बने। तो बेसिकली जो धारवाड़ और कुडप्पा चट्टानें हैं, ये पहले तो अवसादी चट्टानें हैं, लेकिन दीर्घ काल में अवसादों का कायांतरण हो चुका है, इसीलिए ये सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक हैं, अवसादी कायांतरित चट्टानें हैं। तो अरावली के साथ साथ इनका निर्माण हुआ। तो लिखो पहला का पहला बिंदु लिखें, प्रथम पटल विरूपणी भूसंचलन से, प्रथम पटल विरूपणी भूसंचलन से, भूसंचलन से भारत का अरावली, भारत का अरावली उत्तर अमेरिका का, उत्तर अमेरिका का किलारनी, किला, किला शब्द में रनी जोड़ दो, किलारनी, किलारनी, किलारनी पर्वत आदि बने, किलारनी पर्वत आदि बने, किलारनी पर्वत आदि बने, पूर्ण विराम लगाओ, भूसंचलन की समाप्ति तक, भूसंचलन की समाप्ति तक, समाप्ति तक भारत की सतपुड़ा, भारत की सतपुड़ा एवं पूर्वी घाट, सतपुड़ा एवं पूर्वी घाट श्रेणियों का भी, श्रेणियों का भी उद्भव, उद्भव आरंभ हो गया, आरंभ हो गया, आरंभ हो गया, पूर्ण विराम। तो पहला तो यह बात हुई। अब दूसरी घटना क्या घटित होती है? दूसरी घटना घटित होती है, ध्यान से लिखो, करोड़ों वर्षों तक होने वाली लगातार वर्षा, करोड़ों वर्षों तक होने वाली लगातार वर्षा के उपरांत, के उपरांत, उपरांत पृथ्वी सतह का तापमान, पृथ्वी सतह का तापमान, तापमान सामान्य से नीचे गिरने लगा, पृथ्वी सतह का तापमान सामान्य से नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा, जिससे, जिससे ध्रुवों के समीप का अधिकांश भौगोलिक प्रदेश, ध्रुवों के समीप का अधिकांश भौगोलिक प्रदेश हिम आच्छादित हो गया। आज जहां यूरोप वगैरह है ना, पूरा शीतोष्ण कटिबंध है, सारा हिम आच्छादित हो चुका था मित्रों, हिम आच्छादित हो गया, हिम आच्छादित हो गया, जिसे, जिसे प्रथम हिम युग, फर्स्ट आइस एज, प्रथम हिम युग के नाम से, प्रथम हिम युग के नाम से जानते हैं, प्रथम हिम युग के नाम से जानते हैं, जिसके साक्ष्य,
जिसके साक्ष्य पश्चिमी कनाडा आदि में, कनाडा को कनाडा बोलेंगे, कनाडा आदि में पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। अब जीवों में क्या घटित होता है, तो तीसरे नंबर पर लिखो, सागरीय जल में बैक्टीरिया, फंगस, शैवाल आदि के साथ साथ प्रोटोजोआ वर्ग का प्रचुर विकास हुआ। प्रोटोजोआ वर्ग का प्रचुर विकास हुआ। पूर्ण विराम। तो ये थी मित्रों इस कालखंड की घटना। सारी घटनाओं के साथ एक बार मैं फिर से आपको चीजों को रिकैप करवाता हूं। आज की क्लास हमारी शुरू होती है कि आखिर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बना, इसके निर्माता कौन हैं, तो मैंने बताया, रिकैप करें, एक बार रिवाइज करें। जेम्स हटन महोदय हैं, स्कॉटिश विद्वान, जेम्स हटन महोदय ने अपनी पुस्तक में एक रूपतावाद के नियम का प्रतिपादन किया, जिसमें प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट जैसे सिद्धांत की रचना की, और बताया कि प्रेजेंट की जो भूभौतिक घटनाएं हैं उनके आधार पर हम पास्ट के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वर्तमान ही भूत की कुंजी है। इसी आधार पर उन्होंने भूगर्भिक समय सारणी के रचना की पृष्ठभूमि रची, जिसे जॉन प्लेफेयर और चार्ल्स लॉयल महोदय ने परिसंशोधित करके भी एक अच्छे फॉर्म में प्रस्तुत किया है। इन लोगों ने सर्वप्रथम कुल कालखंड जो पृथ्वी के संदर्भ में देखा गया उसे 4 वर्गों में बांटा, इयॉन, एरा, पीरियड एंड इपोक या एज, तो महाकल्प, कल्प, युग एवं शक, और उसमें से आप महाकल्पों का डिवीजन 4 वर्गों में करते हैं, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक एंड फेनरेजोइक। फेनरेजोइक का मतलब है वह जीवन जब वनस्पतियां अस्तित्व में आई हैं। तो इसमें से ध्यान से कैम्ब्रिया चट्टान की प्राप्ति के आधार पर इस पूरे के पूरे काल अवधि को मैं 2 भागों में बांटता हूं। कैम्ब्रिया के बाद का कालखंड पोस्ट कैम्ब्रियन कहलाता है, और कैम्ब्रिया के पहले का कालखंड प्री कैम्ब्रियन कहलाता है। तो प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत 3 महाकल्प हैं, तो पोस्ट कैम्ब्रियन के अंतर्गत एक ही महाकल्प आता है, जिसे फेनरेजोइक या पैलियोजोइक के नाम से जानते हैं, ठीक है, के नाम से जानते हैं। ओके, आगे ध्यान से। फिर इसी के बारे में एक एक करके कि एजोइक की विशेषता क्या थी, फिर दूसरा आर्कियोजोइक की विशेषता क्या थी, फिर प्रोटेरोजोइक की विशेषता क्या थी, हमने एक एक करके ये घटना पूरी बताई। अब बारी आती है फेनरेजोइक की, जिसके बारे में पढ़ेंगे कल। आशा करता हूं कि यहां तक की संपूर्ण बातें ठीक प्रकार से आपको समझ में आई होंगी। अगर 2 मिनट भी ठीक से रिवीजन करोगे तो एक एक बातें याद आ जाएंगी। तो जरूर मित्रों याद करना हर बातें पढ़ने की कोशिश करना। आज की क्लास की समाप्ति यही होती है, पर 2 प्रश्नों का जवाब दे दूं। 2 प्रश्नों का जवाब। पहला जवाब, कुछ बच्चों ने पूछा सर धारवाड़ क्या है। बेसिकली भारत में कर्नाटक राज्य के अंतर्गत धारवाड़ एक जिला है। तो धारवाड़ जिले से प्राप्त जो चट्टान है, उस चट्टान के आयु या कालखंड के जो सिमिलर चट्टानें जितनी भी प्राप्त होती हैं उन्हें धारवाड़ चट्टान कहा जाता। तो धारवाड़ जिले के नाम से चट्टान का नाम पड़ा। इसी तरह से कुडप्पा कैसे पड़ा, आंध्र प्रदेश में एक कुडप्पा जिला है, उसके नाम से कुडप्पा नाम पड़ा। अब एक बच्चा है जो बोल रहा है मुझसे कि सर 3 से 5 क्लास कर दीजिए, थोड़े दिन तक मेरे प्यारे दोस्त इस चीज को मैनेज करो, क्योंकि वैसे भी मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है। मैं चाहता नहीं क्लास किसी भी तरह से थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो।
तो बीच का मुझे जो गैप मिलता है उसमें मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, टैबलेट्स ले लेता हूँ, सारी चीज़ें। तो आपकी क्लास प्रॉपरली चल रही है, आधा घंटे की तो बात है, थोड़ा सा मैनेज कर लो मेरे प्यारे दोस्त। ओके, तो आज की इस कक्षा की समाप्ति करूँ। आप सभी के मैसेजेस मैं देख पा रहा हूँ। विरूपणी का मतलब होता है बदलाव, विरूपणी का मतलब है बदलना, विरूपित कर देना। मैं कहते ना कि एक एक घूसा लगाया तो तेरा जो थोबड़ा है ना वो बदल जाएगा, इसका नक्शा बदल जाएगा, तो नक्शा बदल देना विरूपणी है। ठीक है, सभी को बढ़िया से समझ में आया, विरूपणी का अर्थ मैंने समझा दिया। ओके, सभी के सभी को बढ़िया समझ में आया। आप सबके लिए ये सप्रेम धन्यवाद पूर्व किए गए मैसेजेस के लिए मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मित्रों कल अपने इसी उपयुक्त समय पर 3:30 पर। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।